हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे ऑर्गेनाइजिंग के स्टेप्स और इम्पोर्टेंस के बारे में। तो ऑर्गेनाइजिंग तो आपको मैंने लास्ट वीडियो में बता ही दिया। ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? यहाँ पे वर्क को हम ऑर्गेनाइज करते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, अलग अलग इंडिविजुअल्स में, और उस लोगों को उनकी ड्यूटी असाइन करते हैं ताकि वो सही तरीके से अपना वर्क कर सकें। तो आते हैं स्टेप में, देखते हैं क्या क्या इसके स्टेप्स हैं। Identification and division of work. It is done to avoid duplication of activities and ensure the burden of work is shared properly. तो पहला स्टेप क्या होता है कि हम लोग वर्क को आइडेंटिफाई करते हैं और उसको सही लोगों में बांट देते हैं। सही लोगों में बांटने का मतलब क्या हुआ? जो जिसमें स्पेशलाइज हो उसको वो वर्क दे देते हैं, और जो भी बर्डन ऑफ वर्क होता है उसको इक्वली बांटते हैं। ऐसा नहीं किसी को बहुत ज़्यादा काम दे दिया, किसी को बहुत कम काम दे दिया, तो ऐसा नहीं करते। इक्वली वर्क वर्क को बांटते हैं और स्पेशलाइज लोगों को बांटते हैं। मतलब जो जिसमें स्पेशलाइज उसको वही काम देते हैं ताकि काम का डुप्लीकेशन ना हो। डुप्लीकेशन मतलब क्या होता है? जैसे आपने अगर वर्क को बांटा नहीं तो उस कंडीशन पे एक ही आदमी दो काम कर रहा है, तो अब आपको ये उसका रिज़ल्ट एक ही जगह से चाहिए था, दो दो जगह से रिज़ल्ट आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका रिसोर्स भी ख़राब हो रहा है और आपका टाइम भी ख़राब हो रहा है। तो फालतू में वर्क का डुप्लीकेशन ना हो, इसलिए कंपनी ऑर्गेनाइजिंग के एक्टिविटीज़ को सबसे पहले करती है कि पहले वो आइडेंटिफाई करती है वर्क को और उसको लोगों में बांटती है ताकि एक ही काम दो लोग ना करें। ठीक है, उससे कंपनी का रिसोर्स ख़राब होता है। नेक्स्ट आते हैं डिपार्टमेंटेशन। इसमें क्या है? वर्क शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द डिफरेंट डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू देयर स्पेशलाइजेशन। अब एक तरीका ये भी होता है कि पहले तो इंडिविजुअल को मैंने वर्क बांट दिया, अब उसके बाद जो भी वर्क है उसको डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग कर देना। सेल्स डिपार्टमेंट का वर्क अलग कर देना, परचेज डिपार्टमेंट का वर्क अलग कर देना। तो जो डिपार्टमेंट का वर्क है उस डिपार्टमेंट को दे देना, असाइन कर देना, या आपको ये काम करना है। उसी को बोलते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन। नेक्स्ट आते हैं असाइनिंग ऑफ ड्यूटीज़। आफ्टर द डिपार्टमेंट इज क्रिएटेड, ईच इंडिविजुअल आर असाइंड विद द टास्क। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही डिपार्टमेंट हमारा बन जाता है स्पेशलाइजेशन के हिसाब से सारे स्पेशलाइज वालों को अलग अलग डिपार्टमेंट में हम रख देते हैं। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, जितने भी लोग हैं उनको वर्क असाइन करते हैं कि उनको काम क्या करना है, उस हिसाब से उनके स्पेशलाइजेशन के हिसाब से उनको वर्क असाइन कर दिया जाता है। तो ये हो गया आपका असाइनिंग ऑफ ड्यूटीज़। नेक्स्ट है इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। इसका मतलब क्या हुआ? ईच मेंबर इज़ टोल्ड दैट फ्रॉम whom ही और शी हैज़ टू टेक ऑर्डर एंड टू whom ही और शी इज़ अकाउंटेबल। मतलब एक बंदे को किससे ऑर्डर लेना है और वो किसको रिपोर्टिंग करेगा। अकाउंटेबल का मतलब क्या हुआ? जैसे ही उसका काम पूरा हो जाएगा तो फिर वो किसको बताएगा कि हाँ मेरा काम पूरा हो गया है। मतलब इसे अगर वन वर्ड में बोला जाए तो इसका मतलब क्या हुआ? रिपोर्टिंग बॉस असाइन करना। ऑर्गेनाइजिंग में ही रिपोर्टिंग बॉस की भी असाइनमेंट हो जाती है कि ये आपके रिपोर्टिंग बॉस हैं, आपको जो भी वर्क करना है आप कंप्लीट करके इनको आपको बताना है। ठीक है, तो इससे होता क्या है, अगर मान लीजिए एम्प्लॉय को कोई दिक्कत आ रही है कोई भी वर्क करने में, तो वो हेल्प भी ले सकता है अपने रिपोर्टिंग बॉस का। तो ये होता है ऑर्गेनाइजिंग के स्टेप्स में। अब आते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। क्यों ज़रूरी है ऑर्गेनाइजिंग करना? बिना ऑर्गेनाइजिंग के क्या क्या काम हो सकता है? तो इसका हम लोग देखते हैं क्या इंपॉर्टेंस है। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। द जॉब इज़ क्लियरली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड द ड्यूटीज़ आर प्रॉपरली असाइंड। इट फैसिलिटेट इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब असाइन अगर ऑर्गेनाइजिंग अगर किया जाए तो उसका फ़ायदा क्या होता है कि सबका जॉब सबको पता होता है क्लियरली उन्हें क्या काम करना है। तो क्लियरली काम पता होने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि वो लोग कंफ्यूज नहीं होते अपने काम को लेके और अपनी ड्यूटीज़ को प्रॉपर तरीके से पूरा करते हैं। तो उससे होता क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन का अच्छा कंट्रोल बन जाता है एम्प्लॉय पे। मतलब एम्प्लॉई अच्छा काम करते हैं और जो कंट्रोलिंग सिस्टम होता है एडमिनिस्ट्रेशन का वो भी अच्छे तरीके से काम करता है। मतलब ज़्यादा मैनेजर्स को फिर फोर्स नहीं करना पड़ता एम्प्लॉय को, या फिर ज़्यादा सिखाना नहीं पड़ता। ठीक है, वो लोग ऑटोमेटिक अच्छा काम करने लगते हैं क्योंकि उनको पता होता है कैसे काम करना है। नेक्स्ट है स्पेशलाइजेशन। इट लीड्स टू द सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ जॉब अलोंग
among the workforce according to their specialization। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि जो ऑर्गेनाइजिंग में जो काम बांटा जाता है वो एक इंडिविजुअल को देख के बांटा जाता है। वो देखा जाता है कि वो किस चीज़ में स्पेशलाइज है, वो जिस चीज़ में स्पेशलाइज होता है वैसा ही काम उसको दिया जाता है। तो इससे फ़ायदा क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन में कोई इंडिविजुअल है, वो किसी भी चीज़ में स्पेशलाइज नहीं है, उसको कोई भी काम बार बार दिया जा रहा है और एक ही काम बार बार दिया जाता है, तो धीरे धीरे उसके अंदर स्पेशलाइजेशन डेवलप हो जाता है। ठीक है, वो काम करने में वो एक्सपर्ट हो जाता है। तो ये फ़ायदा होता है ऑर्गेनाइजिंग का, कि आप एक स्पेशलाइजेशन क्रिएट करते हो वर्कर्स के अंदर। भले ही वर्कर इतना एजुकेटेड ना हो, लेकिन आप उसको एक जैसा वर्क हमेशा देते हो, तो वो करते करते वो स्पेशलाइज हो जाता है उस पर्टिकुलर वर्क में। नेक्स्ट आते हैं क्लियरिटी इन द वर्किंग रिलेशनशिप। इट इज़ डन बाय द सेटिंग अबव द hierarchical orders बाय फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सरसाइजिंग बाय एन इंडिविजुअल एट ईच लेवल। तो इसमें क्या होता है, आपका जो रिलेशनशिप होता है वो आपके सीनियर से एकदम क्लियर होता है कि ये आपके सीनियर हैं, आपको कोई प्रॉब्लम है तो अपने सीनियर से कंसल्ट कर सकते हैं। तो क्लैरिटी ऑफ रिलेशनशिप होने का फ़ायदा क्या होता है, जो काम होता है वो बड़ा अच्छा हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको अपना हायरार्की पता है, हम किस ऑर्डर पे हैं, हम किस लेवल पे हैं, और हमको किस लेवल के लोगों से काम कराना है, और हमको किस लेवल के लोगों से हेल्प लेना है। दोनों ही चीज़ होती है ना। अब हमको कहाँ से ऑर्डर लेना है हमको ये भी कंफर्म होता है, और किसको ऑर्डर देना है वो भी कंफर्म होता है, और अगर प्रॉब्लम आती तो किससे समझना है ये भी सही, ये भी आपका क्लियर हो जाता है। तो हायरार्किकल ऑर्डर जो होता है वो आपका सही हो जाता है। तो इससे वर्किंग जो होती है इंडिविजुअल की हर एक लेवल पे इम्प्रूव हो जाती है। चाहे आपके अंडर में कोई वर्क कर रहा है वो भी अच्छे से काम करता है, आप भी अच्छे से काम करते हो, आपका सीनियर भी अच्छे से काम करता है, क्योंकि सब लोग हायरार्की को फॉलो करते हैं, सब ये लोग उस लेवल को फॉलो करते हैं, तो लोगों की वर्किंग बहुत अच्छी हो जाती है। नेक्स्ट आते हैं फैसिलिटेट एडॉप्शन। इट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू बी स्टेबल बाय अडॉप्टिंग द नीड्स ऑफ द चेंजिंग इन्वायरमेंट। अब इसमें क्या है कि जो ऑर्गेनाइजिंग होता है कंपनी को अडॉप्ट करने की आदत लगा देता है। क्योंकि देखिए, जिस कंपनी के अंदर एडॉप्शन की आदत नहीं होगी वो कंपनी मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएगी। क्योंकि आप जानते हैं बिज़नेस एनवायरनमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा डायनामिक होता है नेचर में। तो डायनामिक है तो इसका मतलब हमेशा बदलता रहेगा। तो अगर आपकी कंपनी को अडॉप्ट करने की आदत नहीं है तो आपकी कंपनी मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकती। तो ऑर्गेनाइजिंग से क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग से आप जब लोगों को वर्क असाइन करते हो तो लोग उस वर्क में स्पेशलाइज हो जाते हैं। तो उस कंडीशन पे अगर कोई सिचुएशन को चेंज करके अगर कुछ और कंपनी को अडॉप्ट करना है तो लोग कॉन्फिडेंटली उस चीज़ को अडॉप्ट करते हैं। नेक्स्ट आते हैं डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। डेलीगेशन ऑफ delegation of work help in build the ability of the subordinates and deal efficiently with the challenges। अब दूसरा फ़ायदा क्या होता है कि जो हमारे पर्सनल मतलब ग्रुप ऑफ पीपल्स, जो हमारे पे ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं जिसको हम लोग पर्सनल कहते हैं, इनका एक सबसे अच्छा फ़ायदा क्या होता है, इनका सेल्फ डेवलपमेंट हो जाता है। भले ये किसी चीज़ में स्पेशलाइज हो चाहे ना हो, लेकिन कंपनी में काम करते करते ये ऑटोमेटिक स्पेशलाइज भी हो जाते हैं कुछ वर्क्स में। तो वो अगर अब फ्यूचर में अगर चाहें तो उसमें करियर ही बना सकते हैं और उस पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन को और ज़्यादा वो एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो पर्सनल लेवल का डेवलपमेंट है वो एम्प्लॉयज़ का हो जाता है। जो ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका पर्सनल लेवल पर डेवलपमेंट हो जाता है, वो अपने खुद के फील्ड में और ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। थैंक यू।